नमस्कार, myself Deepak Kumar Swami from भुवनेश्वर। मैं आप लोग को सब मतलब इनवाइट करना चाहता हूँ नया मॉर्निंग सेशन अमूल्य गुरुकुल में आप लोग का सब। तो ये जो शुभ मुहूर्त है, इनमें से हम लोग को कुछ सीखना मिल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है और हम लोग इसको लेके आगे मतलब जो सोच अगर बड़ा करे, सोच में अच्छा बन सकता है। तो सुबह का तो है अच्छा सोचने का, अच्छा विचार रखने का, और हम लोग जिंदगी में क्या क्या करेंगे और अच्छा ये सुबह का मॉर्निंग सेशन जो है ये हम लोग को और बहुत ज्ञान भी देता है। तो इस कड़ी मॉर्निंग सेशन है, तो इनमें जो हमारा जो गुरु है तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि जो ज्ञान का भंडार जिसका पास में है, जिन जो हम लोग का मतलब जो प्रेरणादायी है, तो वो हमको कुछ ज्ञान आज को हम बुलाना चाहेंगे। वो बाकी कोई नहीं है, हमारा कंपनी का जो मतलब CMD डॉक्टर मनीष सर, उनको हम बुलाना चाहिए को आज हमको कुछ ज्ञान दे के जाए, कुछ दशा दिशा दिखा के जाए कि हम लोग आगे बढ़े। प्लीज वेलकम सर, डॉक्टर मनीष सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन आज बहुत बढ़िया रहे। आप जो भी मन में विचार लेकर आए वो मन के विचार आज पूरे हों आपके। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। कल अष्टमी है और फिर 2 दिन के बाद दशहरा है। ये त्योहार हम लोग एक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और ये 9 दिन हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति जो हम सब में है, लेकिन हम उसका किस तरह से उपयोग करते हैं वो बहुत जरूरी है। उस शक्ति की उपासना होती है 9 दिन और फिर 10वें दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में हम दशहरा मनाते हैं। दोस्तों, आज का विचार हम लोग शुरू करते हैं एक छोटी सी बात के साथ कि किसी ने सही कहा है कि खुद पर भरोसा रखना कोई परिंदों से सीखे। खुद पर भरोसा रखना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि शाम को वो जब घर लौटते हैं तो उनकी चोंच में दाना नहीं होता। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगले दिन फिर से दोबारा से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो लौटते हैं। जो संघर्ष करता है वह संसार को बदलता है और जिसने रात की जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर उगता है। दोस्तों, अपने पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अपना सम्मान करें, खुद का सम्मान करें, दूसरों पर भरोसा रखें और उनके भरोसे को जीतें। दोस्तों, यही लाइफ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आज के दिन हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और ये स्टोरी जो है ये रियल लाइफ की स्टोरी है, ये रियलिटी की स्टोरी है, जो कि हमारे सबके आदरणीय श्री रतन टाटा जी के जीवन पर है। हम सब जानते हैं रतन टाटा जी को, जो देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। बहुत सादा जीवन जीते हैं, बहुत सिंपल लाइफ को जीते हैं, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं और उन्होंने जिंदगी में जितना भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन्होंने जो भी कार्य करा वो देश की प्रगति और देश की तरक्की के लिए ही कार्य करा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। अगर वो चाहते तो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते, लेकिन टाटा सन्स की एक पॉलिसी है, दे वर्क फॉर द कंट्री। उन्होंने अपनी कंपनियों की डिवीजन इस तरह से कर रखी है और वो अपनी इनकम का 90% पैसा जो है वो देश में और चैरिटी में लगाते हैं रतन टाटा। कहानी कुछ इस तरह की है कि जब उन्होंने अपना कार का बिजनेस शुरू करा, कार का कारोबार शुरू करा, तो कुछ समय के बाद वो कारोबार सही नहीं चल रहा था। वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे कारों के बिजनेस को और टाटा को कारों के व्यापार में घाटा होने लगा, काफी लॉसेस होने लगे। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि इस बिजनेस को बेच दिया जाए।
अब जिस विचार के साथ जैसे ही उन्होंने विचार करा कि कार के बिजनेस को बेचा जाए कि ये हमें काफी लॉस दे रहा है, तो ये बात जब मार्केट में आई तो कुछ कंपनियां जिन्होंने टाटा की कंपनी को, कारों की कंपनी को खरीदने के लिए रुचि दिखाई, तो उसमें से प्रमुख रूप से फोर्ड कंपनी थी, अमेरिका की फोर्ड कंपनी। उस कंपनी के साथ बातचीत शुरू हुई तो उनके साथ मीटिंग का निर्णय किया गया। रतन टाटा अपने सभी प्रमुख जो सीनियर टाटा कार के एम्प्लॉय थे उनके साथ वो अमेरिका जाते हैं। वहां पर फोर्ड कंपनी के साथ उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात होती है, डील पर बात होती है। और इस दौरान उस कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स और जिसमें कंपनी के ओनर भी थे मिस्टर बिल फोर्ड, उन्होंने बड़ी तल्खी के साथ रतन टाटा जी को बोला कि अगर आपको जिस काम की पहचान ही नहीं है, जिस काम की आपको समझ ही नहीं है, वो काम करते क्यों तुम लोग। ये बात जो है वो रतन टाटा को चुभ गई, उनके मन में लग गई कि जिस वे में बोला गया वो उनको वो तरीका अच्छा नहीं लगा। रतन टाटा मीटिंग से उठकर वापस होटल आए और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि अब वो ये कंपनी नहीं बेचेंगे, कुछ भी हो, लेकिन वो इस कंपनी को दोबारा खड़ा करेंगे और एक बार फिर से पूरा प्रयास करेंगे इसको प्रॉफिट में लाने के लिए। उन्होंने बीच में ये डील छोड़ी, ये बातचीत छोड़ी और अगले दिन वापस फ्लाइट पकड़ी और इंडिया आ गए और दोबारा से कंपनी की स्ट्रेटेजी पे विचार करा, नए नए मॉडल लेकर आए, बहुत सारे उन्होंने नए मॉडल उतारे, कंपनी ने कार की टेक्निक्स पे काम करा और टाटा कार्स जो हैं वो चल निकली, वो वापस सड़क पर दौड़ने लगी। उस दौरान नैनो गाड़ी भी लेकर आए, वो कंपनी प्रॉफिट में आने लग गई। दिन बदल गए, 2008 आया। 2008 में आपको पता है कि विश्व व्यापक मंदी शुरू हुई, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आई और इस मंदी का शिकार जो है अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड भी हो गई। अब दिक्कत ये थी कि उनका घाटा दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो फोर्ड ने निश्चय किया कि वो अपने दो ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर, ये दो जो ब्रांड है इनको बेचेगी। जब ये बात रतन टाटा जी को पता लगी तो उन्होंने फोर्ड कंपनी से संपर्क करा और इच्छा जताई कि ये दोनों ब्रांड वो खरीदना चाहते हैं। अब बारी जो थी अमेरिकन की, वो बिल फोर्ड की और उसके सीनियर एम्प्लॉयज की भारत में आने की। अब वो मुंबई पहुंचते हैं, मीटिंग होती है रतन टाटा जी के साथ और रतन टाटा जो है ये दोनों ब्रांड खरीद लेते हैं, जैगुआर और लैंड रोवर। लेकिन रतन टाटा किसी भी तरह से उनके साथ ना तो दुर्व्यवहार करते हैं, ना ही कोई कटु वचन बोलते हैं उनको। और इस डील के बाद बिल फोर्ड रतन टाटा से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि रतन टाटा, आपने हम पर एहसान करा है ये दो कंपनियां खरीद के, आज हमारी माली हालत बहुत खराब थी और हमें जरूरत थी पैसे की, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बाइंग आवर ब्रांड। रतन टाटा चाहते तो इन दोनों जो दोनों ब्रांड थे जैगुआर कार और लैंड रोवर, इसका नाम बदल सकते थे, लेकिन वो एक बहुत शालीन व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको एज इट इज नाम से भारत में उतारा। आज ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक हैं, जैगुआर और लैंड रोवर, और दोनों के मालिक जो है वो रतन टाटा। तो दोस्तों एक समय था जब रतन टाटा अपने हालात की वजह से, गाड़ियों के बिजनेस में लॉसेस की वजह से इस अपनी कार को बेचना चाहते थे, और लेकिन वक्त के साथ साथ समय ऐसा बदला कि वो दुनिया के दो बेस्ट ब्रांड्स को खरीद पाए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, वक्त बदलता है। आपको अपनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपना हौसला बना के रखना है, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब वही फोर्ड कंपनी के मालिक जो कभी रतन टाटा को कटाक्ष कसते थे कि आपको अगर कारों की समझ ही नहीं है तो आप बिजनेस में आते क्यों हो, और वही कंपनी जो है आज अपने सबसे दो प्रेस्टिजियस ब्रांड रतन टाटा को बेचकर गई। ये एक कहानी जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जब भी कोई मुसीबत में हो उसका मजाक मत उड़ाएं, किसी भी मुसीबत ज़्यादा इंसान का कभी कटाक्ष मत करें, कभी मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कि वक्त कब कौन सी करवट ले ले और जो आज प्रॉब्लम में है कल वो सर पर खड़ा हो। सो दोस्तों एक छोटी सी कहानी,
जो बहुत सारी शिक्षा देती है। हौसला बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। वक्त बदलेगा, हम सबका बदलेगा, और जो चीज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम लगातार प्रयत्न करें तो वो चीज पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से विचार के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। रतन टाटा जी का जुझारूपन, उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मेहनत आज सब दुनिया जानती है। उनको पूरी दुनिया एक सम्मान की दृष्टि से उस इंसान को देखती है। और अगर भारत रत्न के कोई रियल हकदार हैं मेरे हिसाब से, तो वो रतन टाटा है, जिन्होंने हमेशा देश के लिए और देश की तरक्की के लिए कार्य करा। और अभी जो एक एयरलाइंस की डील हुई है भारत में, क्योंकि एयर इंडिया लॉस में जा रही थी और उसको रतन टाटा जी ने खरीदा, और एक ऐसी डील, सरकारी डील, जिसका सभी ने स्वागत करा। एक ऐसी डील जिसको सरकार ने बेचा, लेकिन सबने उसका स्वागत करा क्योंकि वो सही हाथों में गई। आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, लेकिन भारत में पहला कोई लाइसेंस पायलट था तो वो जमशेद जी भाई टाटा थे, रतन टाटा के पिताजी। और भारत में एयर इंडिया, पहली एयरलाइंस की स्थापना भी टाटा ग्रुप ने ही करी थी। और जो आज एयर इंडिया थी, ये कभी टाटा की एयरलाइन हुआ करती थी, जिसको भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर चलाया, और ये आज वापस रतन टाटा जी के हाथ में आ गई। तो दोस्तों, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, बस अपना हौसला बनाए रखें, आपके जीवन में खुशहाली होगी। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपने हेल्थ सेगमेंट पर आते हैं। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आर्थराइटिस डे हम किस लिए मनाते हैं? ताकि इस बीमारी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, लोगों को समझ में आए कि जॉइंट पेन्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारा जीवन का हक है हमारा पेन फ्री लाइफ जीने का, हमारा हक है बीमारियों के बिना जीवन को जीने का। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर हम में से बहुत सारे लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं, अपने ट्रीटमेंट्स को शेयर करते हैं, और एक अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अपने जीवन को किस तरह से चलाएं ताकि इस तरह की बीमारियों से हम बचे रहें दोस्तों। तो आज का दिन हमने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर सिलेक्ट करा कि हम आर्थराइटिस की बात करेंगे। आर्थराइटिस में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का दर्द। कई तरह का आर्थराइटिस है दोस्तों, खाली एक तरह का नहीं है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसमें बड़े जोड़ों का दर्द, जैसे कि घुटनों का, कूल्हे का, जो बड़े जॉइंट्स हैं उसका। और एक होता है रेमोटाइड आर्थराइटिस या गाउट। एक गाउट एक कॉमन 3 तरह के हैं, कई तरह के आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन आज मुख्यतः हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करेंगे, जो कि बड़े जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मैं रात को जब बैठ के देख रहा था कि आज की डेट में, क्योंकि आर्थराइटिस इतनी तेजी से फैलना शुरू हुआ है, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर आपको ये लोग ना मिले कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनके चलने फिरने में तकलीफ होती है, वो उकड़ू नहीं बैठ सकते, वो जमीन पर पालती मारकर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके जॉइंट्स अलाउ नहीं करते। ये ऐसे फैला है, और ये हजारों करोड़ों रुपए की मार्केट है, हजारों करोड़ रुपए की ये हर साल सिर्फ भारत में मार्केट है। और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में ऐसी है जो आर्थराइटिस का शिकार है, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम कॉमन हो चली प्रॉब्लम है। और अगर मैं व्यापार की दृष्टि से भी यही सोच रहा था कि अगर हम इसको व्यापार की दृष्टि से देखें, अगर, क्योंकि हम हेल्थ बिजनेस के अंदर हैं, तो हमारे पास क्लाइंटेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज वीक है, और हम लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते। और ये मॉर्निंग मीटिंग का पर्पस भी यही है कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े, हम अवेयरनेस पैदा करें आसपास के लोगों में, उनको प्रेरित करें कि वो अपने जीवन में बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए उनको जीने के लिए, ताकि वो इन प्रॉब्लम से जूझे नहीं। लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए अमूल्य के पास कारगर दवा भी होनी चाहिए। यही प्रयास है मॉर्निंग मीटिंग में आप सबके साथ बातचीत करने का दोस्तों। तो जो सबसे पहले आज हम ये सीरीज में हम आर्थराइटिस के ऊपर शायद 2 या 3 दिन लेंगे इस बार, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस।
एक कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसको बोलते हैं घुटने का दर्द। अब घुटने का दर्द क्यों होता है? हमारी हड्डियां जो हैं, उसके जो सिरे होते हैं, जो एंड होते हैं, जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं, उसके बीच में एक रबड़ जैसा पदार्थ होता है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। अब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, या समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये घिस के खत्म होना शुरू हो जाता है, ये रिपेयर नहीं होता, दोबारा बनता नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अक्सर पुराने समय में ये उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन आज आज प्रॉब्लम क्या है? आज बहुत सारे युवा लोग, मैं देखता हूँ 25-30 साल के लोग भी अब ये शिकायत करने लगे हैं कि उनके घुटने बराबर काम नहीं करते। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है, हम लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, हमारा खान पान बहुत खराब है। बहुत सारे युवा जो हैं, जैसे वो सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं, इसका सीधा और बुरा असर जो है वो जॉइंट्स पर पड़ता है दोस्तों, उसकी वजह से। बाकी हमारा टेंशन, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है हमारा खान पान। हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप में से कुछ लोग रहे हों लास्ट सेशन के अंदर, एक चीज मैंने बताई थी ट्रांस फैट के बारे में। मैंने आपके खाने पीने में एक चीज बताई थी कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसको हाइड्रोजन से प्रोसेस करके वनस्पति घी बनाया जाता था, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होते थे। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बैन करने को बोला है पूरी दुनिया में 2023 तक। लेकिन भारत सरकार ने बोला है कि वो 2022 तक इस ट्रांस फैट और जैसी चीजों को भारत में बैन करेगी, क्योंकि भारत में हर साल ट्रांस फैट की वजह से 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। समझ गए? 5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ ट्रांस फैट खाने की वजह से होती है, क्योंकि ट्रांस फैट जो है वो आपके शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसको बढ़ावा देता है, वो बढ़ा देता है। जब एलडीएल बढ़ता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो आपको सबसे पहले, अगर आपके घरों में कहीं अगर वनस्पति घी यूज हो रहा है, उसको तुरंत बंद करिए। आपके घरों में रिफाइंड तेल यूज हो रहा है, उसका इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड तेल्स आर नॉट गुड। वो आप तेल को बेचने के लिए एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसको एक प्रोसेस द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा उसको बनाया जाता है, ताकि तेल में दुर्गंध ना हो। हम कई बार हमने महसूस करा है कि जैसे आप कच्ची धानी का या प्योर सरसों का तेल खाना खाते हैं, या तेल के अंदर बनी हुई कुछ वस्तुएं अगर कुछ समय तक रहती हैं, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए, उसको बेचने के लिए, लाइट बनाने के लिए एक केमिकल प्रक्रिया से एक नेचुरल तेल को निकाला जाता है, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। और ऐसे सस्ते, सबसे सस्ते से सस्ते रिफाइंड ऑयल्स को हाइड्रोजन से निकालकर, एक केमिकल प्रोसेस से निकालकर घी बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो नेचुरल घी होता है, जो देसी घी है, अगर वो गर्मियों में पिघल जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है। लेकिन जो आपका वनस्पति घी है, सर्दी गर्मी दोनों में एक समान रहता है, विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो ट्रांस फैट जो है वो सेहत के लिए खराब है। अगर आपके खान पीन में इस चीज की अगर बढ़ोतरी है, तो उसको इमीडिएटली कट करिए। खाने के लिए देसी घी सबसे अच्छा है, या फिर आपका नेचुरल तेल, जो कि आप जिस एरिया में है, जिस एरिया में आपकी जो फसल पैदा होती है, उस फसल के हिसाब से जो तेल निकलता है, उसको बिना रिफाइंड करे एज इट इज यूज कर लेना चाहिए। वही सेहत के लिए अच्छा है। तो और ट्रांस फैट कहाँ कहाँ से मिलते हैं? आप जो समोसे खा रहे हैं, आप जो पकौड़े खा रहे हैं बाहर के, क्योंकि तेल को बार बार जब हम गर्म करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कहा तो यही जाता है अमूमन कि जिस तेल में आप तल रहे हैं, उसको एक ही बार तलें, अदरवाइज वो तेल यूज ना करें। जितनी बार आप उसको गर्म करेंगे, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने नोट करी होगी, इसका ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, शुगर रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट, ये दोनों ही आर्थराइटिस के लिए दुश्मन है। इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी मौसम में बदलाव आ रहा है,
अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, सर्दियों में सबसे बढ़िया जो है वो है गुड़। जो आपका ये जॉइंट पेन है, इसका सीधा संबंध है बॉडी के वात के साथ। आपके 3 दोष हैं बॉडी में, वात पित्त कफ, लेकिन त्रिदोष में से अगर वात दोष, जो उसको वायु दोष बोलते हैं, अगर वो अधिक हो गया है, उसका बैलेंस खराब हो गया है, तो भी जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें खाने के लिए मीठा अगर खाने का मन है तो गुड़ सबसे अच्छा है, वो वात नाशक है, वो वात को खत्म करता है गुड़। मीठा का स्वाद भी लें, लेकिन वो वात को भी खत्म करता है। तो सर्दियां आ रही हैं, गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है जो जॉइंट के अंदर नहीं खानी चाहिए आपको? जॉइंट के अंदर जो चीज नहीं खानी चाहिए वो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में, जैसे चीनी या चीनी से बनी चीजें, कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड हो गया, पिज्जा पास्ता हो गए, जिसमें आप ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, ये सब्जी जो है ये अच्छी नहीं है। मक्की की रोटियां, मक्का इज नॉट गुड। कोल्ड ड्रिंक, इवन जो जूसेस हैं, वात रोग में जूसेस का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए जिनको घुटनों का दर्द है। दही, लस्सी, चावल, राजमा, ऐसी चीजों का सेवन से परहेज करें। और अगर खाना है तो सुबह के समय खाएं, धूप में खाएं। शाम के बाद, सूरज छुपने के बाद दही का सेवन, लस्सी का सेवन, चावल, राजमा, ऐसी दालें, माँ की दाल जिसमें वाय होती है, जिसमें वायवादी होती है, जिससे वात रोग बढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ये आपके वात रोग को बढ़ाएंगे और वात रोग जो है वो आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आप अपने जीवन शैली को चेंज करें, आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दिनचर्या को कैसे व्यतीत करना चाहिए। जिनको वात रोग है या जिनको जॉइंट्स पेन है, उनको धूप में सैर करनी चाहिए। मींस सूर्य की रोशनी में सैर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए विटामिन डी की मात्रा अधिक होने उनके शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका वात इम्बैलेंस होता है या जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है। जो लोग जिमिंग करते हैं, जो लोग जिम कर जाते होंगे आप में से कुछ लोग, उनको कई बार हमने देखा है कि वेट लॉस के लिए वो ट्रेडमिल पर भागते हैं। ट्रेडमिल जो है वो दिल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन घुटनों के लिए बहुत ही खराब है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करे होंगे, या जो लोग जिम जाते हैं, आप उनको ये चीज बता सकते हैं कि वेट लॉस के लिए साइकिलिंग का इस्तेमाल करें। ट्रेडमिल जो है वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं होना चाहिए, उससे आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब जो जॉइंट्स हैं, दो हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, उसके बीच में एक रबर जैसी पदार्थ होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जो कार्टिलेज जो है ये किसी फूड से नहीं मिलता। मतलब ये अगर आपकी जीवन शैली खराब है, आपके फैट आप खराब खा रहे हैं, तो उससे डैमेज होता है, लेकिन इसको जर्नली हम रिपेयर नहीं कर पाते किसी खाने से। तो ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, और इसका जो एक सोर्स देखा गया है वो है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन जो है वो मदद करता है इस चिपचिपे कार्टिलेज को, रबर जैसे पदार्थ को बिल्ड करने में, बनाने में। और उसका भी सोर्स जो है वो समुद्र ही है। समुद्र से मिलने वाली चीजों में ही ग्लूकोजामाइन पाया जाता है, या वहाँ की जो फंगस होती है, काई होती है वहां से, या जो आपकी शेल फिश है उसके शेल में से ग्लूकोजामाइन का निर्माण होता है। यही एक प्राकृतिक सोर्स है ग्लूकोजामाइन का। अदरवाइज जर्नली फूड में ये नहीं मिलता आप लोगों को। तो ग्लूकोजामाइन से आप कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, अगर आप लगातार हल्की एक्सरसाइज करें, सैर करें, धूप में सैर करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, शराब सिगरेट का सेवन ना करें, ट्रांस फैट्स का ना करें, मोटापे का ध्यान रखें, क्योंकि वजन बढ़ने से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? अब सबको पता है कि घुटनों की कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसके इलाज पे अगर हम आते हैं, तो देखो दोस्तों, एलोपैथी में कोई बहुत कारगर इलाज तो नहीं है आर्थराइटिस का। आप पेन किलर लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, और फाइनली डॉक्टर बोलता है कि घुटनों का ऑपरेशन कर लिया जाए। अगर आप में से जो लोग घुटनों के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो एक बड़ी पीड़ादायक और बहुत महंगी प्रक्रिया है ये। और ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है।
कुछ सालों के बाद ये वापस भी हो सकता है। आप अपने शरीर में एक आर्टिफिशियल अंग को इम्प्लांट कराते हैं जॉइंट्स के अंदर, लेकिन हम इसको अगर अपनी जीवन शैली और आयुर्वेदिक तरीके से जिए तो इसका काफी हद तक इसकी रोकथाम संभव है। और अगर हमने अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं करा, अगर हमने इसको समय पर नहीं पहचाना और समय पर हमने इसका समाधान नहीं करा, तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जनरली जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें देखते हैं कि पूरी हड्डियों में एक स्टिफनेस है, घुटनों में अभी दर्द है, या पैर जमीन पर रखने में या चलने में शुरू में दिक्कत होती है सुबह सुबह, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जैसे ही रवा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आधे एक घंटे के बाद हम चल पड़ते हैं। तो ये एक शुरुआत है ऑस्टियो आर्थराइटिस की। अगर हमने घुटनों पर पहले से ध्यान नहीं दिया और ऑस्टियो आर्थराइटिस को बढ़ने दिया, तो ये मानकर चलिए कि उसके बाद ये कमर में और फिर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। क्योंकि घुटने अगर आपका वजन नहीं ले रहे और अगर घुटनों में दिक्कत है और अगर आपने उसका सही समय पर सही तरह से इलाज नहीं करा, तो ये आगे बढ़ेगा, फिर कमर में दर्द होगा, कमर के बाद फिर ये रीढ़ की हड्डी में जाएगा और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हर हड्डियां जो हैं उनके बीच में कार्टिलेज है और उसका ध्यान रखना बहुत ही अति आवश्यक है। शुरू में अगर इसको पकड़ लेंगे, शुरू में इसका इलाज कर लेंगे, तो आप अपने इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग होने दिया तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं है, फिर ये इसका कोई इलाज नहीं है, फिर ये दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हड्डियों में गैप कम शुरू होना शुरू होता है, हड्डियों का गैप कम होता है, तो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। आप इसको पहचाने कैसे? जैसे मैंने बोला कि सुबह उठते ही स्टिफनेस होती है, घुटनों का मुड़ नहीं पाते ठीक से, हम शुरू में चल नहीं पाते, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आधे घंटे के बाद फिर धीरे धीरे हमारी हड्डियां चलने लगती हैं। या कई बार क्या होता है कि हमने देखते हैं कि हड्डियों से आवाज आती है, जैसे ही हमने कोई मसल्स को हिलाया या जैसे किसी अंग को हिलाया, तो हड्डियों में चटक की आवाज आती है। अगर ये चटक की आवाज आ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। इसको प्रोलॉन्ग ना करें, इसको लंबे समय तक ऐसे रहने मत दें, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत दिक्कत देगा। जॉइंट्स में स्वेलिंग हमने ये कॉमनली देखा है, घुटनों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हड्डियों का जब कार्टिलेज खत्म होता है तो हड्डियों में रगड़ शुरू होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करवाता है। एक्सरे का पर्पस यही होता है कि जो दो जॉइंट्स हैं उसके बीच में अब गैप कितना रह गया। अगर वो गैप कम होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि हड्डी में रगड़ लग रही है। हड्डी में रगड़ लग रही है तो एक परमानेंट डैमेज है और उसके बाद स्वेलिंग आनी शुरू होती है और ये दर्द भयंकर रूप से फिर होने लगता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप ये चीजों को आपके आसपास में जो लोग हैं वहां पर आप आज के दिन अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, अपने आसपास के अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को आर्थराइटिस के बारे में बताएंगे, उसको जीवन शैली को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। सॉरी, आई थिंक नेट में प्रॉब्लम हो गया था। आसपास के लोगों को आप ये भी बताएंगे कि इसका इलाज किस तरह से संभव है दोस्तों। सचिन जी, आप एक बार जरा स्लाइड पे ले आएंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपको क्या खाना चाहिए। आपको अगर किसी को आर्थराइटिस है या जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में ये बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब सर्दियां आती हैं तो जॉइंट पेन या वात रोग, वायु रोग सर्दियों से रिलेटेड है, ये वात रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अपने खान पीने का बहुत ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, जॉइंट में पेन है, पीठ में दर्द है, स्टिफनेस है मसल्स के अंदर, सर्दियों में, खासकर सर्दियों में बहुत सारे लोगों को स्टिफनेस ऑफ मसल्स होना शुरू हो जाता है। मतलब मसल्स में एक अड़कड़ाहट आ जाती है।
या बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा, जब कभी प्लास्टर चढ़ता है, हड्डी टूटी उसके बाद प्लास्टर चढ़ा और बहुत समय तक वो महीना 1.5 महीना वो मसल जो है वो बंधी रहती है, वो कार्य नहीं हो रहा होता, और जब प्लास्टर खुलता है तो वहां पर बहुत स्टिफ हो जाती है मसल्स, और डॉक्टर आपको कहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट धीरे धीरे आपकी उस मसल्स को रिलैक्स कराता है, एक्सरसाइज कराता है, ताकि वो कार्य करने लगे। और इस सब में जो बहुत ही उपयोगी है वो अमूल्य का संधि कल्प है दोस्तों। अब संधि कल्प ऑयल जो है ये बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अंदर एक किसी दवा को बनाने का एक तरीका बताया गया है। अगर उस तरीके से शॉर्टकट मारते हैं तो उसके हमें प्रॉपर रिजल्ट ही नहीं मिल पाते दोस्तों। जो संधि कल्प ऑयल है जो अमूल्य ने तैयार करा है ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेदिक है, और एक आयुर्वेदिक परंपरा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी परंपरा है, एक विधि है, उसी के विधि से ही हम इसको संधि कल्प ऑयल को तैयार करते हैं। इसमें जो मुख्य जड़ी बूटियां जो हैं, जैसे अश्वगंधा, गंध प्रसाणी, रासना, अरंड, सुरजन, लहसुन, लाल मिर्च, कपूर, इसमें कई जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं जो हम इसको डालते हैं, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, जैसे लहसुन, अदरक, ये, और इसमें कुछ पत्ती आती हैं, जड़ी बूटियां जो हैं वो फ्रेश हम लेकर आते हैं। जब भी इसका बैच बनता है तो इसमें कुछ चीजें बिल्कुल फ्रेश ग्रीन डाली जाती हैं। उसी समय लड़के जो हैं वो फैक्ट्री से निकलते हैं और वो जहां पर ये जड़ी बूटियां मिलती हैं वहां से वो इसको फ्रेश तोड़ कर लाते हैं। पहले इसका आयुर्वेदिक विधि द्वारा क्वाथ तैयार किया जाता है, उन जड़ी बूटियों को पानी में तैयार किया जाता है, उसका काढ़ा बनाया जाता है, और उस काढ़े को फिर तेल में डाला जाता है, और उन जड़ी बूटियों को जो पानी में प्रोसेस हुई हैं उसको फिर से पॉटली में डालकर तेल में लटका दिया जाता है। और ये प्रक्रिया काफी लंबी है, क्योंकि धीमी आंच के ऊपर धीरे धीरे पानी उड़ाया जाता है, ताकि वो सभी जड़ी बूटियां जो क्वाथ बना था उसका पूरा का पूरा असर जो है वो तेल में आ जाए। ये एक ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि सभी जड़ी बूटियां तेल में अगर हम सीधा प्रोसेस करेंगे तो उसके गुण नहीं आते। इसमें आप में से जो लोग समझते हैं आयुर्वेद को, वो ये समझेंगे कि कुछ जड़ी बूटियां वाटर सॉल्युबल होती हैं, मीन्स, और कुछ ऑयल सॉल्युबल होती हैं। सभी गुण पानी में नहीं आते, सभी गुण तेल में नहीं आते। और आज की डेट में बहुत सारे लोग आज जो ऑयल बनाते हैं वो सीधा इसको तेल में प्रोसेस कर देते हैं, ताकि समय की बचत हो। और अमूल्य में हम लोग ऐसे नहीं करते। ये कम से कम 2 दिन तक लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे निकलकर ये संधि कल्प तेल तैयार होता है आपका दोस्तों। तो इसमें कुछ ऑयल मिलाए जाते हैं और जड़ी बूटियों को प्रोसेस करके पानी में, और फिर उस पानी को तेल में और फिर उस पानी को उड़ा के, ताकि गुण पूरे तेल में आ जाए, और तभी ये बहुत लाभकारी भी है। अब इसको लगाने की विधि क्या है, आपको इसको लगाना कैसे है। जैसे किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, या मसल स्टिफ हो गई है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, यहाँ पर लंबा समय बैठने से इधर दर्द होने लगता है गर्दन के पीछे, तो इसकी मसाज की जा सकती है। इसको आप चाहें तो हल्का गर्म कर लें, इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा गर्म करके कटोरी में, और इसको गोलाकार तरीके से मालिश करनी चाहिए, क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं अगर घुटनों में, तो इसको घुटनों पे गोलाकार तरीके से मालिश करनी चाहिए, क्लॉकवाइज मालिश करनी चाहिए, और कम से कम 10 मिनट तक इसकी मसाज करना अति आवश्यक है। थोड़ा इस समय इसलिए लगता है क्योंकि ये अंदर मसल्स तक जाना चाहिए। इस तेल को बनाया इस तरह से जाता है, इस तेल का जो विस्कोसिटी है, इसका गाढ़ापन इस तरह से तैयार किया जाता है, चेक किया जाता है, ताकि ये मसल्स के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके, मसल्स के अंदर अंदर तक लेयर में इसकी एब्जॉर्प्शन हो सके, और ये खून के दौरे को बढ़ा देता है, और जिससे कि आपको तुरंत दर्द में राहत मिलती है। आप इसका इस्तेमाल जब करें तो आप सीधी हवा से बचें। जैसे मान लीजिए आपने घुटनों पे लगाया है, या कमर पे लगाया है, या पीठ में लगाया है, या जहां पर मसल स्टिफनेस है वहां आपने इसकी मालिश करी है, तो उसको कपड़े से ढक लें उस अंग को,
और सीधा हवा में मत जाएं। एयर कंडीशनर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर पंखा है तो हल्का पंखा चलता रहे कमरे में, लेकिन वहां पर उसको गर्म सूती कपड़े से या ऊनी कपड़े से ढक दें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक तेल है और ये काफी गर्म जड़ी बूटियां हैं, जिससे आपके खून का दौरा बढ़ना शुरू होता है। और क्योंकि मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन आती है, खून का दौरा बढ़ता है और पेन के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है इस तेल से। सो दोस्तों, ये तेल जो है गुणों से भरपूर है और ये घर में होना चाहिए। खाली जॉइंट्स के लिए नहीं, बहुत सारी महिलाओं को शिकायत रहती है, उनकी कमर में दर्द रहता है जी, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, तो इसका इस्तेमाल कमर पर करें। जैसे किसी की हड्डियां में और कहीं पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, जैसे मैंने बोला, इवन बॉडी मसाज भी अगर आप इससे लेंगे तो बहुत राहत महसूस होती है इससे, इसको इस्तेमाल करने से। तो ये इस्तेमाल करें तेल, इसका इसके गुणों के बारे में अपने साथियों को बताएं। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट है इस जॉइंट के लिए, जिससे कि मैंने आपको बोला, ग्लूकोजामाइन जॉइंट केयर टैबलेट्स हमारी। सचिन एक बार जॉइंट केयर टैबलेट्स, हाँ, जॉइंट केयर टैबलेट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ग्लूकोजामाइन एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक मिनरल है, जो अधिकतर समुद्र और समुद्र के मिलने वाली वस्तुओं से मिलता है हमें। ये कार्टिलेज बिल्ड करने में बहुत मदद करता है, ऐसा बहुत सारे शोध में आया है। और ये सोजन को भी कम करता है, घुटनों में होती है जो सोजिश होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है घुटनों के लिए, ग्लूकोजामाइन जो है, वो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इससे कार्टिलेज बिल्ड होता है। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि जो लोग 40 से ऊपर की उम्र के हैं, अगर साल में, अगर नहीं भी, अगर आपको घुटनों में दर्द है अभी, लेकिन आप अपनी जॉइंट की सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, तब भी अगर आप इसकी 1 या 2 डब्बियां खा लेंगे, 1 टैबलेट रोज महीना खा लेंगे, तो आपकी जॉइंट्स की जो सेहत है वो बनी रहेगी, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। या बिल्कुल शुरुआत है, अभी हल्का हल्का अगर आपको पेन होना शुरू हुआ है, आप पौड़ियां चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके घुटनों में हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शुरुआत है। और उस समय पर अगर आप इस जॉइंट केयर टैबलेट को ले लेंगे, तो ये एक राहत देगा आपको, आपका जो डैमेज है उसको बढ़ने नहीं देगा, बल्कि वहीं रोक देगा उसको और रिपेयर कर देगा उस कार्टिलेज को। इसमें बॉस्वेलिया सेरेटा, जिसको गूगल बोलते हैं, ये गूगल जो है ये एंटी इंफ्लामेटरी है और ये बॉडी में सोजिश को कम करता है। जिनके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, तो हड्डियों में कार्टिलेज कम होने की वजह से सोजिश आनी शुरू हो जाती है। तो ये सोजिश को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ये दर्द में राहत लेकर आता है। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर डाले गए हैं। बाकी ये मेथेनाइल, सल्फोनाइल और मीथेन जो है, ये एक सपोर्टिव है, क्योंकि ये ग्लूकोजामाइन और बॉस्वेलिया सेरेटा को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराने में बहुत मददगार होता है। ये कॉम्बिनेशन इसी तरह से इसका बनाया जाता है। ये कार्टिलेज को बिल्ड करेगा, पेन में राहत देगा, घुटनों की जो जॉइंट की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करेगा। तो जब कोई ऐसा आपको पेशेंट मिलता है, कोई ऐसा मरीज मिलता है जिसके घुटनों में सोजिश आई है, उसको तुरंत जॉइंट केयर टैबलेट दे देनी चाहिए, उसको तेल की मसाज करनी चाहिए और जॉइंट केयर। और वो लोग जो बिल्कुल शुरुआत के दिनों में है, मेरे ख्याल आफ्टर 40 अगर आप साल में एक बार एक डब्बी खा भी लेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रादर ये बॉडी के जॉइंट को सपोर्ट ही करेगा। तो समझ गए होंगे आप कि जॉइंट केयर टैबलेट क्यों देनी चाहिए। इसको कितना लेना चाहिए दोस्तों, देखिए, कई बार बॉस्वेलिया सेरेटा जो है वो गैस्ट्रिक होता है, मींस उससे एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है कि इन टैबलेट्स को खाने के कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद थोड़े से गुनगुने पानी से लेना चाहिए। इसको खाने के तुरंत बाद मत लें, या तो खाने से 1 घंटा पहले ले लें या खाने के 1 घंटे के बाद इसको गुनगुने पानी के साथ लें। अगर तकलीफ ज्यादा है, दिन में 2 लें शुरुआत के दिनों में,
लेकिन इसको धीरे धीरे फिर एक पे आ जाएं, एक भी काफी होती है। अगर शुरू में 2 मीन्स आपने हफ्ता 10 दिन 2 टैबलेट्स ले ली सुबह और शाम, और उसके बाद 1 टैबलेट रोज, और इसका सेवन जो है थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन 3 महीने लगातार खिलाने के बाद इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोजामाइन का एक लेवल होता है, वो लेवल अगर पार कर गया बॉडी के अंदर तो इसका असर फिर नहीं होगा, उसके लिए ब्रेक देना जरूरी है। इसको लगातार 3 महीने दें, 3 महीने के बाद कुछ दिन का ब्रेक दें, और उसके बाद फिर से आप इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो प्रोडक्ट और है हमारे पास आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों वाला, वो है हमारा संधिकल्प कैप्सूल्स, जो कि जॉइंट की सेहत को, और आपके देखिए जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, वो आर्थराइटिस आपकी इम्यूनिटी की वजह से होता है, आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो जब वीक होने लगता है उसकी वजह से होता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेजर था ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस मैंने बताया बड़े जोड़ों की तकलीफ, और उसका मुख्य कारण उम्र या कार्टिलेज का खराब होना। इसमें क्या होगा, अश्वगंधा, पिपली, शलाकी, मेथी, रासना, गिलोय, हरड़, सौंठ, गुग्गल, काली मिर्च और अतिकारी, ये जड़ी बूटियां जो हैं ये आपकी जॉइंट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। मींस जो अंदर किसी वजह से जॉइंट्स की इम्यूनिटी वीक हो गई है, संधिकल्प टैबलेट या कैप्सूल जो है ये जॉइंट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वहां पर होने वाली पेन को कम करता है और सोजिश को कम करता है। और वहां पर अगर कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे आपकी जॉइंट की इम्यूनिटी वीक हो रही है, वहां पर फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं जो जॉइंट को खराब करते हैं, तो उसमें ये बहुत ही कारगर साबित हुई है जड़ी बूटियों से रिलेटेड ये आपका संधिकल्प कैप्सूल। तो ये आप 2 से 3 कैप्सूल रोजाना अपने पेशेंट को दें। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को देना है वो है फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल जो है वो रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो जॉइंट की सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ल्यूब्रिकेशन को बनाकर रखेगा, जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें क्योंकि विटामिन डी है तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी बहुत मदद करता है, ये पेन में राहत देता है और जॉइंट्स को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ये। तो फ्लेक्सीड ऑयल सर्दियां जैसे अब शुरू हो गई हैं तो नियमित रूप से इसको लेना चाहिए। जिन लोगों को अभी तकलीफ नहीं भी है हड्डियों की, जिनको जॉइंट्स की तकलीफ नहीं भी है, और अगर आप फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स ले रहे हैं तो ये आपके जॉइंट्स को, बोन्स को, ब्रेन को, बहुत सारी आईज को बहुत सपोर्टिव है, ये उसको ये खराब ही नहीं होने देगा, आपके जॉइंट्स को ये प्रॉब्लम में आने ही नहीं देगा। तो और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है किसी वजह से, ट्रांसफैट की वजह से या किसी भी वजह से, तो फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स इवन कोलेस्ट्रॉल की, खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको कम करने में बहुत ही अधिक सहायक है दोस्तों। तो आप इसका लगातार इस्तेमाल करें, खासकर इन सर्दियों में 3-4 महीने। मैं खुद सुबह ऑफिस जाने के बाद मेरे ड्रॉर में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स रहते हैं। मैं क्योंकि घर में कई बार ब्रेकफास्ट के बाद भूल जाता हूं तो मैंने ऑफिस में रखा है, जैसे ही मैं टेबल पे बैठता हूँ सबसे पहले फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स के 2 कैप्सूल मैं रोज सुबह ले लेता हूँ। ये आपकी जॉइंट्स को भी हेल्प करेंगे, आपके ब्रेन के लिए भी, आंखों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज ऑस्टियो आर्थराइटिस आपने समझा होगा। कोई बार आपको टेक्निकली कोई बात करता है कि भाई घुटनों का दर्द है, आप उसको टेक्निकली जो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, गाउट की बात करेंगे। आज हमने बड़े जोड़ों की बात करी है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उनको फिश खानी चाहिए, खासकर आर्थराइटिस के केस में रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपने आज कई चीजें सीखी हैं, भोजन कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, इसका अवेयरनेस पैदा करिए दोस्तों। अगर आप इसको बिजनेस के रूप में देखते हैं
तो भारत में ये 16,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट है ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स की। तो अगर आप इसको अभी से नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे, तो अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन जो है वो एक बड़ी पेनफुल प्रक्रिया है। मसल्स को काटकर उसमें से जॉइंट्स को लगाना, एक आर्टिफिशियल बॉडी का डालना, और फिर 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि कितना सही होगा। हालांकि अब तो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, और अगर किसी को तकलीफ ज्यादा है तो उसके पास फिर कोई चारा भी नहीं है। अगर बिल्कुल गैप खत्म हो गया तो फिर कोई चारा नहीं है, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन अधिक जानकारी के लिए, अगर आप इस तरह की तकलीफ में हैं या आपके कोई आसपास तकलीफ में है, तो हमारे डॉक्टर ऑन कॉल के ऊपर आप संपर्क करें। अपना एक्सरे रिपोर्ट भेजें, अपना ब्लड टेस्ट अगर कोई डॉक्टर ने लिखा है वो भेजें, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट चिकित्सक से सलाह कर लें। जो हम यहाँ पर बताते हैं बहुत कॉमन चीजें बताते हैं, एक सरल भाषा में बताते हैं, ताकि हर एक को समझ में आ जाए ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सलूशन क्या है। आज ही अगर हम अपना खाना पीना ठीक करेंगे, अपनी दिनचर्या ठीक करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, बहुत सारे केसेस के अंदर एक जॉइंट पेन की जो इशू है वो स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, हमारे खान पान से रिलेटेड है, हमारी दिन में जीने की कला से रिलेटेड है। और कुछ कुछ केसेस के अंदर आर्थराइटिस जेनेटिकल भी होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पर हम रूमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट के बारे में बात करेंगे। तो आज आपने समझा होगा ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, जो बड़े जोड़ों का दर्द है उसको कैसे आपने करना है। और आज आप एक काम करेंगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको चेक करेंगे कि वो किस तरह से जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपका जो शूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहनते क्या हैं? अगर ज्यादा सख्त आपके शूज हैं तो वो भी घुटनों के लिए सही नहीं है। सुबह की सैर जो है वो हार्ड सरफेस की बजाय अगर घास पर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि उससे आपको वापस कुशन मिलता है, और कुश मिलता है जो जॉइंट की सेहत के लिए अच्छा होता है। खाने पीने में मैंने आपको बताया कि वात रोग है, जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम है उनको वाई की चीजें, जैसे मैंने बोला सब्जियों में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। लस्सी, दही, राजमा, चावल, अचार नहीं खाना चाहिए। चीनी नहीं लेनी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पिज्जा हो गया, जूसेस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वाइट ब्रेड, अगर आपके घर में ब्रेड का किसी को शौक है तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, वाइट ब्रेड अच्छी नहीं होती दोस्तों, वैसे तो ब्रेड अच्छी होती ही नहीं है। बिस्किट्स नहीं खाएं, रस नहीं खाएं। ताजा भोजन बहुत जरूरी है, खासकर उनको जिनको वात रोग है। ताजा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब बनाकर तभी बनाकर उसी समय खाना ही उचित रहता है वात रोग के अंदर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने नोट करी होगी। और आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, आसपास के लोगों से बात करें, अपने ग्रुप में बुलाएं, मीटिंग लें उनकी, उनको इस बीमारी के बारे में और खान पीन के बारे में बताएं। और आपके व्यापारिक दृष्टि से भी ये एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, कई हजार करोड़ की मार्केट भारत में है। और वो लोग जो आज बहुत तकलीफ में हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, पेन किलर ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और वो एक्चुअली अंदर और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स, पेन किलर जाकर लिवर में प्रॉब्लम करते हैं और कई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उससे लोगों को बचाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर दिस सेशन। नाउ ओवर टू दीपक जी। नमस्ते सर, थैंक यू सर, क्योंकि आप वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है सर, जो दुनिया का प्रॉब्लम है वो अमूल्य ने उनका उपचार बनाया है और हम लोग बता भी रहे हैं। और इस जो सिलसिला को मैं बोल रहा हूँ कि ये अमूल्य का एक मतलब जो आंदोलन है, अमूल्य एक्चुअली एक मतलब जो हमारा समाज में एक आंदोलन क्रिएट कर रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका घोटाला भी बहुत सारी हो रहा है, लेकिन चुप चुप से
मतलब एक जैसे अहिंसा जैसे मार्ग में हम लोग अमूल्य अंश चले हैं कि ये जो मतलब हमारा सोसाइटी से कि इसे हम लोग धीरे से करके इसे अवेयरनेस बढ़ा के अच्छा दवाई दे के जो रियल दवाई दे के हम लोग बहुत सारे लोगों का दुख दर्द मिटाएंगे। वो लोग का मतलब जो है फाइनेंशियली जो लॉसेस है उसको बचाएंगे। ये एक अमूल्य का एक आंदोलन है। तो उसमें से क्या है हम लोग का जो ज़िम्मेवारी है कि हम लोग कितना लोगों को इस बारे में बता पाएँगे, उनका भला कर पाएँगे, वही भला होगा और वो इसमें हम लोग क्या है कि हमारा इनकम भी बढ़ेगा। एक्चुअली है इसमें अमूल्य एक रास्ता मतलब बनाया है कि एक आंदोलन है कि आर्थिक आज़ादी के साथ में हम लोग जो है मतलब विदेशियों का जो हम लोग जैसे हेल्थ और एजुकेशन में जो गुलामी है उससे कैसे हम लोग दूर जाएँगे और अपना जो है इंडिपेंडेंट होंगे और स्वस्थ भारत, स्वस्थ मतलब समाज बनाएँगे। इसमें अमूल्य का जो बहुत बड़ा रोल है, उनका जो स्रष्टा है, जो मनीष सर के लिए मैं बहुत-बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा और हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मॉर्निंग का सेक्शन है, मॉर्निंग का सेशन इतना ज्ञान और इतना हम लोग जो अच्छा चीज़ हम लोग सुबह लेते हैं, इसको सब लोग हम लोग को जॉइन करना चाहिए और इसको ये ज्ञान लेके अगर अपना बिज़नेस में काम में लगाएँगे, लोगों को बताएँगे और हम लोग का हेल्प करना एक मतलब रहेगा, तो हम लोग बहुत बड़े बन पाएँगे और सक्सेस भी हो पाएँगे। समाज में एक अच्छा चीज़ को हम लोग फैला पाएँगे। ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे में हम जो आज का जो ज्ञान लिए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सर। और सब इसको काम में लगाएँगे। थैंक यू सर। ओवर टू मनीष सर। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू दीपक जी। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नवरात्रे चल रहे हैं, कल अष्टमी है, परसों नवमी है और फिर दशहरा है। और बहुत सारे लोगों का सुबह अष्टमी के दिन कंजकें मीन्स छोटी कन्याओं को भोजन कराना, और फिर कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं, कुछ लोग नवमी मनाते हैं, और बहुत सारे लोगों के घरों में दशहरा पूजन होता है सुबह के समय में। तो इस उपलक्ष्य पर, इस त्योहारों के उपलक्ष्य पर हम ने ये निर्णय लिया है कि ये 3 दिन जो है, बहुत सारे लोगों का सुबह का समय जो बहुत व्यस्त रहेगा, तो उसके लिए ये 3 दिन हम अवकाश ले रहे हैं। और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो सैटरडे को होगी, क्योंकि फ्राइडे का दशहरा है। दशहरे पूजन में, क्योंकि मेरे अपने घर में भी कल का दिन सुबह अष्टमी पूजन रहेगा, और फिर नवमी का बहुत सारे लोगों में, और फिर दशहरा पूजन होता है सुबह के समय पे। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो रिक्वेस्ट थी, तो उस रिक्वेस्ट को मानते हुए इस बार जो है हम लोग सैटरडे को मिलेंगे। जनरली हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो इस त्योहारों के मौसम में आप सबको नवरात्रि की, विजयदशमी की, नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे, शक्ति और तेज आप पर हमेशा बरकरार रहे। आप अच्छा करें, अपने जीवन का निर्माण करें, बढ़िया तरीके से करें, और इस तरह से अपने चरित्र का निर्माण करें कि लोग आप पर हमेशा भरोसा करें, और इस समाज की और घर की सभी महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। जय हिंद।